अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का मैच खेला जा रहा है, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और इस मैच में अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी को 130 रन का टारगेट दिया है और पेशावर ज़ल्मी काफ़ी कंफर्ट में महसूस कर रही है। एक छोटा सा टारगेट था, लेकिन इस मैच पर तो बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज लाहौर ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्रिकेट से प्यार करने वालों का शहर है। वहां क्रिकेट खेली जाती है, देखी जाती है। जब जब वहां पर मैच हो, चाहे 2009 के बाद वहां पर पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट की बहाली हो, जिम्बाब्वे जैसी टीम वहां पर आए, तब भी उस सूरत हाल में भी जहां पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी शो किए जा रहे थे, उसके बावजूद लोग निकले मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में। पीएसएल के पहले एडिशन हो, उसके बाद के एडिशंस हो, या फिर अब जब ये बात चल रही थी कि क्राउड उस तरह से नहीं आ रहा, लोग उस तरह से नहीं निकल रहे, लेकिन आज हमने देखा कि बड़ी तादाद में लाहौर के शहरी मैच देखने के लिए निकले। गो के उनकी टीम यानी कि लाहौर कलंदर्स जिस शहर की नुमाइंदगी कर रही है अपने, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है आज के मैच में, लेकिन आज बड़ी तादाद में क्राउड मैच देखने के लिए निकला। पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे, लेकिन दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी नहीं लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से जरूर जुड़ी है। इस रीजन की क्रिकेट से और दुनिया क्रिकेट से वो खबर जरूर जुड़ी है, और वो ये है कि आज बड़ी डेवलपमेंट हुई कि भारत ने एक बार फिर, जहां पर पाक भारत ताल्लुकात की बात चल रही है और बहुत सारे मामला सामने हैं, वहां पर आज बीसीसीआई बोला और कहा कि पाकिस्तान के साथ वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, किसी भी सतह पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इवन के आईसीसी के इवेंट्स में भी भारत ये कह रहा है कि वो जो आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ उनके मैचेस होंगे उस पर भी वो नज़रसानी करेगा। तो ये सब क्या चल रहा है, क्या भारत ऐसा कर सकेगा, और जो अभी हालिया मुआहदा है जो भारत पाकिस्तान और भारत का, उस बनेगा। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे, लेकिन आपके सामने आज के मैच का स्कोर कार्ड रखता हूँ। पहली बैटिंग का कि पहले बैटिंग करते हुए आज किस तरह से बैटिंग की गई, कौन कौन परफॉर्म किया और किसने परफॉर्म नहीं किया। इसमें देखें सिकंदर रजा ने सिर्फ आज रन्स किए हैं, 52 रन्स किए हैं, बाकी कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। फ़खर जमान जो हमेशा अच्छा खेलते हैं 10 रन्स किए। आसिफ अली आज बड़ा सरप्राइज था कि वो आज ओपन करने आए, नईम आज मौजूद नहीं थे। खैर अब्दुल्ला शफीक भी नहीं चले और बाकी बैटर्स भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, जिसकी वजह से आज लाहौर कलंदर्स ने बहुत छोटा सा टारगेट दिया। बॉलिंग देखेंगे कि वो कौन सी बॉलिंग लाइनअप है, किसने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स कोई खातिर खा बड़ा टारगेट नहीं दे पाया। तो इसमें जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 विकेटें हासिल की हैं अलजारी जोसेफ ने, 4 ओवर्स में 15 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं। बाकी सबकी भी अच्छी परफॉर्मेंसेज। आज की डिबेट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अबू बकर बिन तलत। हसनैन, आपसे आगाज़ करूंगा। सबसे पहले तो आज लाहौर के क्राउड पर बात करें। आपने रावलपिंडी में तो खुद जाकर देखा, वहां पर भी मुनासिब क्राउड था, कुछ मैचेस में बहुत ज़्यादा भी होता था, कुछ में कम, लेकिन कराची में कंसर्न शो किया जा रहा था कि बहुत कम लोग निकलते हैं, लेकिन लास्ट मैच में वहां पर भी कुछ मुनासिब था, बेहतर था। बट लाहौर में एक बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, इसके पीछे क्या है? क्या लाहौर कलंदर्स इंगेज करता है लोगों को, या वैसे ही उसकी एक तारीख है कि लोग मैच देखने के लिए आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। लाहौरियों की एक तारीख है कि वो इसी वजह से उनको जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है कि वो जब भी कोई इवेंट होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये आज से नहीं है, इसका आगाज़ 2019-20 में जब क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई थी उस वक्त से लेके आज तक लाहौर में जितने भी मैचेस हों, चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैचेस हों, वो देखने आते हैं। हाँ, लाहौर में एक कंसर्न ज़रूर होता है कि लोग अर्ली नहीं आते। पहले अगर आपने 5-10 ओवर्स देखे हो तो ग्राउंड में इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन जो ओवर्स आगे बढ़ते रहे तो ग्राउंड में क्राउड भी आया। हैट्स ऑफ टू लाहौरीज। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब कराची लेग से हमारी जान छूटेगी, हमारी लेग रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर के गिर्द घूमेगी तो आपको क्राउड नजर आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने भी देखा होगा कि मुल्तान के 2 मैचेस में उस तरह का क्राउड नहीं था, स्टैंड्स ऊपर से खाली थे। लेकिन एक मेरा ख्याल है कि उस वक्त किसी ने ग्राउंड बनाया था जब मुल्तान का, तो वहां पे एक अक्लमंदी जरूर कर दी थी कि पाकिस्तान के झंडे वाली पिक्चर्स, चेयर्स वहां पे नहीं थी। तो इस वजह से वो जो मुल्तान की एम्बियंस है वो इस तरह की आती है कि वहां पे भी ग्राउंड हमें फुल लग रहा था। लेकिन आज लाहौर की तारीफ करनी होगी, स्पेशली लाहौर की तारीफ करनी पड़ेगी। वो सिर्फ लाहौर को सपोर्ट नहीं कर रहा था, साथ वो बाबर आजम को भी सपोर्ट कर रहा है। वो हमने रिएक्शन देखा जब बाबर आजम को कितना सपोर्ट कर रहे थे। जब बाबर आउट की अपील हुई, फिर वो नॉट आउट करार दिया गया, तो उसके बाद जो क्राउड था उसका रिएक्शन देखने वाला था। अबू बकर, आप भी इस पर कमेंट करें, फिर आगे बढ़ते हैं कि जब 2015 में जिम्बाब्वे पाकिस्तान में आई, 2009 के बाद एक लंबे अरसे के बाद जब पाकिस्तान में क्रिकेट रिस्टोर हुई, तो तब भी हमने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले। और अब जब ये डिबेट चल रही थी कि लोग नहीं निकलते बट लाहौर के शहरी निकले हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक तो लाहौरियों की जितनी तारीफ हसनैन ने कर दी शायद ये भी कम है, जितना उनको क्रेडिट दें उतना कम है।
देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी अहम फैसले हैं या जितनी भी क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है वो लाहौर में ही घूमती है, लाहौर के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप कप्तानी की बात करें, एक दौर हुआ करता था जो लाहौर की लॉबी के हवाले से बात की जाती है, लाहौर और कराची ही होता था। अब तो शायद कराची पीछे रह गया और अब पीछे लाहौर ही रह गया है। तो लाहौर के शायकीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वो जो एक नैरेटिव बनना स्टार्ट हो गया था कि ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ मुल्तान, कहीं भी पाकिस्तान में क्राउड नहीं आ रहा पीएसएल को देखने के लिए, उन्होंने उसको निगेट किया। और एटलीस्ट वो जो एक एग्जेम्पशन थी कि नहीं, यही एक्सेप्शन है भाई, रावलपिंडी में सिर्फ लोग आते हैं, लाहौरियों ने यह साबित किया कि कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच है मुल्तान और कराची में जिसकी वजह से शायद लोग देखने के लिए नहीं आ रहे। वेयर एज के जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे आपने ग्राउंड्स को अपग्रेड किया है, वहाँ पे ज़रूर लोग देखने के लिए आते हैं। और अगर आप इसी तरह इस बात को एड्रेस करेंगे कराची में भी और मुल्तान में, वहां पर भी लोग निकलेंगे। चलिए हम अब बात करते हैं जो आज डेवलपमेंट हुई है। इस अभी मैच चल रहा है, मैच थोड़ा आगे चलता है तो इस पर भी बात करते हैं, लेकिन बहुत अहम बात है क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में देखा जाए वहाँ पर भी यही बात चल रही है। तो क्रिकेट से भी भारत ने उसको फौरी तौर पर जोड़ दिया। उन्होंने कहा कोई लम्हा ज़ाया नहीं होना चाहिए, फौरी तौर पर इसमें अपने रंग में भंग ज़रूर डालनी है हमने। सर, क्रिकेट में हमेशा ही भारत आकर ऐसे करता है, लेकिन बिलाखिर उसको कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ता है। वो दावे बड़े करता है कि हम नहीं खेलेंगे, ये पहली बार नहीं, माजी में भी वो ऐसे कहता रहा है। अब जो भारत की जानिब से कहा गया है कि फौरी तौर पर भाईजान हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, आप भारत के स्टांस पर क्या कहेंगे कि किस तरह से भारत ने आज ये मौक़िफ़ लिया है और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये उसी तरह जिस तरह 2008 के मुंबई हमलों के बाद उन्होंने कहा था सिंतास मुआहिदा कैंसिल करेंगे, फिर पुलवामा में हमने देखा सिंतास मुआहिदा कैंसिल करेंगे, फिर जब उन्होंने कश्मीर में आर्टिकल लगाया उस वक्त भी उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहिदा कैंसिल करें, लेकिन अल्टीमेटली वो कैंसिल नहीं कर पाते। और इसी तरह जब बात क्रिकेट की होती है तो देखिए, क्रिकेट में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत में होता है, भारत की ब्लैक मार्केट को होता है। सिर्फ देखें, आपने ऊपर वाले ब्रांडिंग को नहीं देखनी कि कौन कौन से बड़े ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं। एक बहुत बिलियन ऑफ डॉलर्स की नीचे जो है वो अंडरवर्ल्ड में ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, तो उसका फायदा डेफिनेटली भारत को होता है। लेकिन जो भारत हमारे साथ करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो कामयाब नहीं होगा ना। हमने 2009 में हमारी क्रिकेट बंद हुई थी, उसके बाद आपने 15-16 का जिक्र किया कि 15-16 में हम किसी तरह से कभी वर्ल्ड 11 को लाते थे, कभी जिम्बाब्वे को लेके आते थे, कभी वेस्ट इंडीज को लेके आते थे। हमारी क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ा। और लोग देखें, हमने अपने आप को बहुत ज्यादा डिग्रेड किया हुआ है। आप ये देखिए कि दुनिया के 3 तगड़े बोर्ड हैं, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद सबसे तगड़ा बोर्ड इस वक्त फाइनेंशियली वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और वो इसी वजह से है कि हमारे यहाँ एक तो क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और फिर लोग बहुत ज्यादा फैन एंगेजमेंट है। सो भारत हमारे साथ खेलता है या नहीं खेलता उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमें भी इस टास्क के ऊपर अब नजरसानी करनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा जो न्यूट्रल सीरीज की बात करते हैं, हमारे जो भी चेयरमैन आते हैं वो कहते हैं लॉस में हो जाए। क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बात करें, लेकिन आप नहीं समझते कि भारत की तरफ से ये बात आई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी कोई रिएक्शन आना चाहिए? अगर हुकूमत की सतह पर यहाँ पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा बोलते हैं, यहाँ से हमारी गवर्नमेंट उनको रिस्पॉन्ड करती है और बड़ा ज़ोरदार जवाब दिया जाता है, उनको बड़ा तगड़ा जवाब दिया जाता है। आप नहीं समझते अगर उन बीसीसीआई बोलता है तो पीसीबी को भी बोलना चाहिए था? डेफिनेटली बोलना चाहिए, पीसीबी को एकदम से उसका रिबर्टल देना चाहिए था। जिस तरह से कल वहां से एक जवाब आया तो यहाँ से जवाब शिकवा आ गया, आज पूरी कौमी सलामती की मीटिंग हुई। इसी तरह से पीसीबी को इंस्टेंटली जवाब देना चाहिए था। अगर मोहसिन नकवी साहब ना भी दें तो सलमान नसीर की जानिब से आना चाहिए था, किसी और की जानिब से आना चाहिए था। प्रेस रिलीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस तरह का देखिए, अब आपने भी उनको बताना है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है और डेफिनेटली आपको उनकी जरूरत नहीं है। आपने देख लिया सैरोगेट कंपनी अभी तो कोई सीरीज भी नहीं है, कोई टूर्नामेंट भी नहीं है कि जिसमें आप इतनी स्पेस किसी को दें कि यार चलें आगे थोड़ा सा टूर्नामेंट है, अभी कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश रहा कि वहां बीसीसीआई की हेडलाइंस चलती रही, पाकिस्तान मीडिया की हेडलाइंस बनी, इंडियन मीडिया चीख कर चिल्ला कर कह रहा है जैसे कल वर्ल्ड कप हो रहा है और वो पाकिस्तान भारत का मैच है, वो ऐसा कर रहे हैं ना। केस बिल्ड करें 2026। मेरी हैरानगी है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर क्यों खामोश है? हम तो इसी वजह से खामोश रहते हैं। आप यार इस आईपीएल को देख लीजिए, आईपीएल में वहां की ब्रांडिंग को देख लीजिए और हमारी ब्रांडिंग को देख लीजिए। हम कॉपी भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर देंगे। लेट्स सपोज हमें पता चल गया लुकमान साहब ऑस्ट्रेलिया से है ना, तो अबू बकर या मैं ही सवाल कर देंगे, लुकमान आप बताइए पीएसएल में और आईपीएल में क्या फर्क है, और हम उससे हेडलाइन बनाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ लफाजी तौर पे उस फर्क को ढूंढते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसके ब्रांडिंग के ऊपर, उसके रिबर्टल के ऊपर काम नहीं करते। जैसे आपने कहा एक रिबर्टल आना चाहिए था, वो बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आया। हो सकता है कि हमारी बात सुन के किसी को ये अकल आए और वो कल तक ऐसा रिबर्टल दे दे। अबू बकर, हैरान कुन है यार कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पीछे नहीं रहता, यानी कि सुबह का सूरज तुलू होता है तो वहां से ये बात सामने आ जाती है कि भाई सर हम नहीं खेलेंगे आपके साथ क्रिकेट। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो उनको आज जवाब दे सकता। जैसे वजीर दिफा बैठे हुए थे, जवाब दे रहे थे, वजीर इत्तलात बैठे हुए थे, वजीर कानून बैठे हुए थे, आपके नायब वजीर आज़म वजीर खारजा बैठे हुए थे, सारी कैबिना बैठ के जवाब दे रही थी कि भाई अगर आप ऐसा करें तो हम ऐसा करेंगे, यानी सख्त जवाब दे रहे थे।
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तो चाहिए था ना, वो भी मैदान में आता। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था, बल्कि प्रेस रिलीज की खुद आ जाते यार, खुद यही मौका होता है ना कि आप आकर उनको जवाब देते यार, क्यों नहीं आए सर? लुकमान, मैं हसनैन की बात को ही कंटिन्यू करूंगा और आपने जो बात की ना उसी को थोड़ा सा एक पॉइंट वहां से रेज करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि अभी तो कोई इंटरनेशनल सीरीज थी भी नहीं, आईसीसी को कोई इवेंट था भी नहीं, तो उन्होंने ये एक पॉइंट रेज किया कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। एक्चुअली यही वजह थी जो उन्होंने इस तरह की एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, क्योंकि उनको पता है कि इस गैप में अभी कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है। जब मैच होता तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ इस तरह का बिहेवियर रखना कि पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि ऑन रिकॉर्ड है ये कि पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं होगा इंडिया के साथ मैच खेलने से इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन जितना इंडिया को होता है। और ये सबसे बड़ा इशू है कि जब भी कोई इस तरह की बात आती है अल्टीमेटली बैक ऑफ इंडिया ही करता है, वो मान लेता है कि न्यूट्रल वेन्यू पे हमने खेलना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मोदी की वहां पे गवर्नमेंट है उसने बीसीसीआई को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे हमेशा से यूज किया। आखिरी 8-10 साल से हम ये देख रहे हैं। इतनी जल्दी तो टॉस करने के बाद बंदा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मैंने बैटिंग करनी है या बॉलिंग। यहां पे ये डिसाइड हो जाता है कि कोई भी वहां पे इंडिया में काम हुआ तो वो पाकिस्तान ने किया और बीसीसीआई का वहां पे स्टेटमेंट भी आ जाती है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रियलिटी चेक ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को अलग रखा है। लेकिन मैं हसनैन की बात को यहां करना चाहूंगा कि यार ये शायद मुझे लग रहा है कि हमारे इस बिहेवियर का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। इंडिया वो रीजन नहीं है या इंडिया वो सेक्टर नहीं है कि इनके साथ प्रोफेशनलिज्म के तौर पे बात की जाए। अगर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमने मैच नहीं खेलना, लेट्स बी इट, तो हमने भी नहीं खेलना। अगर पाकिस्तान एक दफा ये डिसाइड कर ले कि हमने आईसीसी इवेंट में इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना, आज के मौका पर तो ऐसा होना चाहिए ना यार। कोई सीरीज नहीं है हमारी उनके साथ अभी तयशुदा, कोई हमारा आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं उनके साथ तयशुदा। इसमें क्या कबाहत थी, कौन सी ऐसी रुकावट थी? हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, आप लोग बताते रहे कि यार थोड़ा सा फाइनेंशियल मसला हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती है, पीसीबी को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ये वो चलता है। यहाँ कौन सा मसला था आज? मुझे ये समझ पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। बीसीसीआई के ऑफिशियल्स अगर ये स्टेटमेंट ना देते तो वहां पर उनको घर बचाना मुश्किल हो जाता है, इसी तरह नौकरियां बचाना मुश्किल हो जाती हैं। तो इस तरह की जब ये चीजें तो हैं। आज उनके एक जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, बिलीव मी कि शो शुरू होने से पहले ही उन्होंने मुझे कह दिया कि भाई मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ 2 जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ बात की है किसी टीवी चैनल पर और पूरा भारत उनके पीछे पड़ा हुआ। उन्होंने थोड़ी सी न्यूट्रल बात शुरू में शो शुरू होने से पहले उन्होंने मेरे से बात की कि भाई यानी कि आप एहतियात कीजिएगा। ये एहतियात से मुराद कि मेरा ख्याल कीजिएगा, मेरी बैशिंग ना हो, ठीक है? तो मैंने ज़ाहिर हमारा गेस्ट सबसे जो हम सहाफ़त पढ़ते हैं देखते हैं जितनी पढ़ी भी है उसमें गेस्ट की इज़्ज़त और उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो हमने उनको उसी तरह से लेकर चले, उनकी उस बात का ख्याल रखा, को हमने सवाल ऐसे किए, उन्होंने जवाब दिए। जाहिर सी बात है, हमें क्रिकेट पॉइंट। लेकिन मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, हसनैन साहब आप इस पर कमेंट करें कि यार वहाँ पर इतना ज़्यादा रिएक्शन आता है, इतना ज़्यादा रिएक्शन आता है। ये एक मिसाल मैंने आपको दी है। तो पाकिस्तान का जो चीज़ होती भी है स्टांस, तो हम तो उस पर भी स्टैंड नहीं लेते सर देखिए ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आप ये देखिए ना कि उसके पीछे माइंडसेट कौन सा है। उनकी सारी इकोनॉमी, उनकी सारी क्रिकेट, उनकी आईटी, उनकी हर इंडस्ट्री सिर्फ एक ही बयानिए पे चलती है, वो एंटी पाकिस्तान बयानिया है। वहां पे अगर कोई कबूतर पकड़ा जाता है ना तो उसको कहा जाता है कि ये नहीं, ये 200 साल पहले क्योंकि कबूतर के जरिए पैगाम रसानी होती थी तो ये कबूतर के वाघा बॉर्डर से आ गया और पाकिस्तान ने इसको भेजा है। सो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है। मोदी का आप देखें कितना टर्म चल रहा है और ये इस टर्म में यही चीजें हो रही हैं कि उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। और ब्रेन वॉशिंग में ही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सब कुछ किया, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट इस वजह से नहीं खेलेंगे कि खून की एक तरफ नदियां बह रही हैं और हम दूसरी तरफ क्रिकेट कैसे खेलें। हालांकि बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं इंडिया, वो भी आपके सामने है, लेकिन हम उस तरह नहीं, इससे भी पहले ये है कि भाई अगर कुछ इल्जाम है तो आप सबूत तो देते ना। यानी कि अगर हम उस डिबेट की तरफ भी चले जाएं, आज तक कोई सबूत भी नहीं दिया गया और उसके बावजूद इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। अबू बकर, मुझे ये आप बताओ कि इससे पहले जो होता रहा पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के दरमियान, इससे विकेटें उखाड़ी जाती रही, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा धमकियां मिलती रही, क्या कभी पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ? देखिए लुकमान, इससे पहले हिस्टोरिकली भी इससे पहले मुझे ब्रेक लेनी है। क्या बात, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये सवाल मैं अबू बकर के लिए भी और हसनैन के लिए भी छोड़े जा रहा हूं कि भारत आज तक जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ करता है, क्या कभी पाकिस्तान क्रिकेट को इसका नुकसान हुआ है? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स और इस वक्त लाहौर कलंदर्स बिल्कुल शिकस्त के करीब है, पेशावर ज़ल्मी जीत के करीब है और पेशावर को सिर्फ और सिर्फ 5 रन दरकार हैं और उसके पास तकरीबन अभी 22 बॉल बाकी हैं, जबकि उनके सुपर डुपर यानी कि किंग बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है और बाबर आजम ने 50 स्कोर किया है। PSL 2025 की बाबर आजम की पहली 50 भी है। इस पर बात करते हैं। हसनैन, सबसे पहले तो आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा, भाई बताया कि जब हमने इस मैच की बात की तो आपने कहा था कि लुकमान भाई ये हमें तो पेशावर में
लाहौर की जीत का चांद नजर आ गया सर, चांद कोई और ही चढ़ गया यहाँ पे। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें बिल्कुल कोई भी आप गलत चांद चढ़ा रहे थे। हाँ बिल्कुल, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का चांद चढ़ जाएगा। और ये लाहौर को दाद देनी पड़ेगी, लाहौर की मैनेजमेंट को दाद देनी पड़ेगी कि आपने क्या सोच के आसिफ अली को ऊपर भेजा। उसके बाद जो भी आ रहा था, मुझे ये लग रहा था कि शायद वो 300 रन बनाने के चक्कर में है कि इस विकेट के ऊपर आके छक्के चौके लगा रहे हैं। जिस अप्रोच से पेशावर ज़ल्मी खेली है, स्पेशली हुसैन और बाबर खेले, अगर इस अप्रोच से वो खेलते और 150-60 रन बनाते तो वो बहुत ही अच्छा होता। ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी, यार खुदा की कसम जब मैं इनको देखता हूं चौथे पांचवें नंबर पे आते हुए, तो मुझे ये जो PSL है ना, इसको जो देखने का चाम थोड़ा बहुत रह गया ना, वो भी खत्म हो जाता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हेडलाइंस बनेगी कि आपका जो प्रीमियम बॉलर है जिसको 7वें 8वें नंबर पे आना चाहिए, वो आके चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा है, और उसके बाद सिकंदर रजा आके 50 रन बना रहा है, उसके बाद रिशाद अच्छी बैटिंग कर रहा है। सो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपके यहाँ जो कल हम बात कर रहे थे शाकिर साहब के साथ, ये स्टारडम कल्चर है। एक टीम में, जिस टीम में शाहीन शाह अफरीदी है, एक टीम में जिसमें बाबर आजम है, और एक टीम में आपके रिजवान है। इन तीनों टीम्स को देख लें, एक दिन ये आसमान पे होती हैं, दूसरे दिन ये जमीन पे होती हैं। चलें इसके साथ ही आपको बताएं कि हसनैन, इस वक्त लाहौर कलंदर्स को लाहौर में शिकस्त हो गई और पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को आज शिकस्त दे दी है। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी है। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का लाहौर में मैच जारी था, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और आज जबरदस्त परफॉर्मेंस सामने आई है बाबर आजम की जानिब से, और अपनी टीम के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे रन बनाए। पहली 50 स्कोर किया बाबर आजम ने आज के इस मैच में, यानी कि PSL 2025 में उनकी पहली 50 है। उनका खूब साथ निभाया हुसैन तल्लत ने भी, उन्होंने भी एक अच्छी इनिंग खेली है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें इनकी बॉलिंग की, यानी कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की लाइनअप की, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं। खास तौर पर बात करेंगे अलजारी जोसेफ ने जिस तरह से आज बॉलिंग की है, 4 ओवर्स में 15 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं, और पेशावर ज़ल्मी ने इस वक्त लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी है। और इस शिकस्त के हवाले से अहम चीज़ यह है कि बाबर आजम ने आज रन किए हैं, और एक अच्छी परफॉर्मेंस बाबर आजम की जानिब से सामने आई है। और बाबर आजम एक बार आउट होते होते रह गए थे, लेकिन आज उनको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है अपनी टीम के लिए, और देखते हैं कि बाबर आजम की इस परफॉर्मेंस के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखते हैं या फिर आगे क्या होता है। कितना फ़ायदेमंद साबित होगा आज का उनका इस तरह से रन करना पाकिस्तान के लिए भी, और इस साथ में उनकी अपनी टीम के लिए जिसकी तरफ से वो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी वो रन नहीं कर रहे थे। लेकिन हो सकता है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के इस मैच से, जहां से उनको आज आगाज़ मिल गया है, वो आगे ये सफ़र का आगाज़ कर सकें। हसनैन, ब्रेक पर जाने से पहले आपने तो बात की है, लेकिन सर सबसे अहम चीज़ तो आप तो कह रहे थे यार उनकी तो बॉलिंग भी नहीं है पेशावर ज़ल्मी की, क्या हो गया? मुझे तो आज भी उनकी बॉलिंग नहीं लग रही। अनफॉर्चुनेटली ये बॉलिंग विकेट थी, या पेशावर के लिए फॉर्चुनेटली है कि बॉलिंग विकेट थी। ऊपर से यार देखिए, जिस लीग में अलजारी जोसेफ आके टॉप विकेट टेकर फिनिश कर रहे हैं, जिनकी गेंद 125-30 के इर्द गिर्द होती है, तो वो आप देख लीजिए कि कितना ज्यादा बॉलिंग विकेट था। ऊपर से हारिस रऊफ जैसा बॉलर पहले आकर TKC को कैसी बॉलिंग करवा रहा था, इस तरह लग रहा था मुझे एंडरसन वापस पैदा हो गए। सो ये विकेट इस तरह का था जिसमें पेशावर अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि वो अच्छा परफॉर्म किया उसने, और लाहौर ने बिल्कुल उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। हालांकि लाहौर का अपना विकेट था, लाहौर का अपना ग्राउंड था, उनको ज्यादा इस चीज को एसेस करना चाहिए था। लेकिन अगेन मैं बात वही करूंगा कि कोई सेंस प्रिवेल नहीं करती है लाहौर के डिसीजंस में भी एट टाइम्स, और एट टाइम्स पेशावर के डिसीजंस में भी। वही जो इनके डगआउट का माहौल है, वही आपको इनके ग्राउंड में भी नजर आता है। आप सिर्फ पेशावर का डगआउट देख लीजिए, लाहौर का डगआउट देख लीजिए, कितने चिल बैठे होते हैं। इंजमाम उल हक साहब सारी लुडी पाक होते बैठे होते हैं, साथ मुशीबे बैठे होते हैं, कोई उनके हाथ में कॉपी नहीं है, कुछ वो नोट नहीं कर रहे, आपस में गपशप लगा रहे हैं, और उसके बाद एकदम से मैच खत्म हो जाता है। और यही चीज लाहौर के भी डगआउट में हो रही है। आप इस्लामाबाद का डगआउट देख रहे हैं, मुल्तान का इससे बहुत बेहतर डगआउट है, और कराची का रवि बुपारा वहां पे आ गए, बड़ा बेहतर डगआउट होता है। जो कोच होता है इतना ज्यादा फोकस होता है, उसको पता होता है इधर जब भी देखते हैं तो आपस में। और आज इंजमाम साहब बात करते हुए रमीज हसन राजा साहब को कह रहे थे, देखिए अब तो हमारे पास KKG 130 रन हैं, और रमीज भाई KKG हम अब कोशिश करेंगे कि बाबर को कहें कि वो रुक के खेले, और यहां पे उसको 50 लगानी चाहिए। आपकी मेंटालिटी जब यही है, और यही हम कल भी बात कर रहे थे कि जब 130-40 रन होते हैं ना, उसमें बाबर साहब सुपरस्टार हैं, लेकिन जब 200 रन होते हैं, बाबर साहब 6 या 7 या 8 रन बना के बाहर जाके बैठ जाते हैं। यार आज तो माफी दे दें बाबर आजम सर, आज माफी क्यों दें 130 रन के ऊपर, जहां पे आपने 50 लगा ली है। आप जब 230 रन होगा या 250 रन होगा, वहां पे आप सेंचुरी लगाएंगे 50 या 60 गेंदों पे, तो उस दिन आपको माफी नहीं देंगे। यार अबू बकर बिन तलत, अब हसनैन लियाकत आज भी बाबर आजम को माफ़ी नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने रन्स जो किए हैं वो हैं 42 बॉल पर रन्स किए हैं, और 133 का उनका स्ट्राइक रेट है। सर आज तो नहीं, आज तो कम अज़ कम उनको
माफी मिलनी चाहिए थी ना। लुकमान में थोड़ा आप तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बाबर पे कमेंट करने से पहले थोड़ा सा जो लाहौर के हवाले से बात की जा रही थी, देखिए कहा जा रहा था, आपने भी इंट्रो में बोला, बड़ा सरप्राइजिंग था कि आसिफ अली को ओपनर लाया। जी जी। मेरे लिए इससे ज्यादा सरप्राइज था कि सिकंदर रजा से पहले शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग करने के लिए आगे। देखिए ये बेसिकली जिस तरह स्नेहन ने बात की, आपका माइंडसेट बताता है, आपकी अप्रोच बताता है कि आपकी प्लानिंग क्या है और आप किस तरह सोच रहे हैं, टीम को लेकर के चल रहे हैं। वेयर एज के फ्लिप साइड पे देखें स्नेहन, इतनी क्रूशल सिचुएशन थी, एक ओवर करवाया सिकंदर रजा से, सेटल बैट्समैन थे, उन्होंने 6 रन दिए, उनको दोबारा दूसरा ओवर नहीं मिला, उनको भी यूटिलाइज नहीं किया गया। बैटिंग में एक ही बंदे ने परफॉर्म किया 50 की, सिकंदर रजा ने, आप उससे पहले आ जाते हैं। देखिए ऐसे नहीं मैचेस जीता करते। अगर आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड को कॉपी करना है तो जिसका जो स्पॉट है, जिसका जो काम है, उसी को करने दें। अगर आप ऑलराउंडर नहीं है तो अपने आप को मेकशिफ्ट ऑलराउंडर बनाने की कोशिश ना करें। इसका अल्टीमेटली आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी टीम को नुकसान होगा, जो कि लाहौर को हो रहा है। तो मैं बाबर आजम की तरफ चले बाबर आजम पे मैं फिर नेक्स्ट बात करूंगा। आपने स्पेसिफिक बात कर दी शाहीन की, बाबर पे दोबारा क्वेश्चन आपकी तरफ लेकर आऊंगा। हसनैन, शाहीन शाह अफरीदी, अगर ये बात जैसे आपने कर दी कि भाई वो ऊपर के नंबर पर आकर खेल रहे हैं, उनको नहीं चाहिए कि प्रॉपर आपके पास बैट्समैन भी मौजूद हैं, अबू बकर भी यही कह रहा है, मुझे ये बताएं कि मकासद क्या हो सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या है, क्या माइंडसेट है जो उनको लगता है कि यार मैं ऊपर बैटिंग करने चला जाऊं, एक प्रॉपर बैट्समैन जितने रन्स किए हैं उसके अंदर रजा हो या बाकी बैटर्स हों वो नीचे हैं। देखिए ये एक केस स्टडी है, बिल्कुल फैमिली लेगेसी वाली बात भी है। एक केस स्टडी है, जब 2021-22 में शादाब खान को रन्स पड़ना स्टार्ट हुए ना, तो उनको किसी ने बता दिया कि तुमने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव करना है तो तुमने अपनी बैटिंग को इंप्रूव करना होगा। और वेयर एज शाहीन शाह अफरीदी का भी देखिए पेस डिप हो रहा है। ये सिर्फ लाहौर कलंदर की वजह से कोई जोर वगैरह वो लगा लेते हैं, 140-41 की गेंद फेंकते हैं, लेकिन जो ही वो बड़े अरीना में आते हैं तो वहां पे वो मार खाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं है जो 2022 या 21 में थे। उससे पहले उनका पेस और था, उससे पहले उनका बॉल और था, उससे पहले उनका रिदम और था। अभी ना किसी ने उनको बता दिया कि यार आपके पास शाहिद अफरीदी वाली लेगेसी भी है, आप बड़े बड़े हिट्स भी मारते हैं, तो आप किसी तरह से बैटिंग इंप्रूव करें। और इस वक्त वो अपनी कप्तानी का भरपूर फायदा उठाते हुए चौथे नंबर पे आते हैं, छक्के लगाने की कोशिश करते हैं, जो बल्ले पे चढ़ जाती है वो बाहर होती है। लेकिन यार ही इज नॉट शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी कोई उस तरह का टुल्लेबाज नहीं था, वो एक प्रॉपर बैट्समैन था, वो इधर भी खेलता था, इधर भी खेलता था। वो अलग बात है शॉर्ट पिच के ऊपर उनका ज्यादा बॉल ऊपर चला जाता था। सो ये चीज शाहीन शाह अफरीदी को समझ नहीं है कि जितना एफर्ट वो बल्लेबाजी में करते हैं ना, इतना एफर्ट उनको बॉलिंग में करना पड़ेगा। और मैं आज भी बताऊं, शाहीन शाह अफरीदी ने 43 दफा विकेट ले लिया आपके पीएसएल में पहले ओवर में। ये 43 दफा नहीं, 143 दफा ले लें। शाहीन शाह अफरीदी ने अपना एटीट्यूड दुरुस्त ना किया, शाहीन शाह अफरीदी ने अपना पेस दुरुस्त ना किया। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर आपको अजीमत होगी। आज भी पीएसएल में कोई बंदा आके शाहीन शाह अफरीदी को 2 चौके ऊपर से लगा देता है, उसको बॉल भूल जाती है कि उसे बॉल कहां पे करनी है। ये आपका प्रीमियम बॉलर है। देखा सो मेनी टाइम इस तरह का मैंने देखा कि जो ही उनको कोई एक छक्का लग जाए या कुछ हो जाए तो उसके बाद उनको कुछ समझ नहीं आती कि हमने कहां पर बॉलिंग करनी है। कप्तानी ठीक नहीं कर रहे वो। देखिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं स्नेहन, और मैं आपसे भी इजाज़त लेके करना चाहूँगा। देखिए जितना मर्जी बड़ा तीसमार खान है ना, जहाँ पर पाथवे नहीं है, पाथवे क्रिकेट नहीं है, जहाँ पे राउट नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान और श्रीलंका में ये चीज़ें रह गई हैं। अब अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया ने भी उसी सिस्टम को फॉलो किया जिसको इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इवन साउथ अफ्रीका भी अब करता है, कि प्रॉपर आपका जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है, पाथवे है, 13 अंडर 13 से अंडर 19 से डेवलप होके प्लेयर्स और कप्तान ऊपर आते हैं। आपके अंदर जितना मर्जी अच्छा टैलेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता कि गली में खेलते हुए किसी ने आपको उठाया और उसके बाद इंटरनेशनल अरीना में ले आए। देखिए शाहिद अफरीदी एक एक्सेप्शन थी, शोएब अख्तर एक एक्सेप्शन थी, इमरान खान ने जिस तरह उनका जो विजन था किसी प्लेयर को अगर उठा लेते थे वो एक एक्सेप्शन थी, नॉट एनी मोर। मॉडर्न डे क्रिकेट में इस तरह नहीं हो सकता कि किसी प्लेयर में आपने टैलेंट देखा, टैलेंट के साथ साथ आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, उसको प्लेयर को बनाना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आके जो हम खामियां डिस्कस कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की, अगर इंटरनेशनल अरीना में ये खामियां हैं तो इसका मतलब है जहां से वो क्रिकेट खेल के आए पाथवे से, वहां पे बहुत ही ज्यादा लूप होल्स हैं। ये कोई एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। 10वां एडिशन है पीएसएल का, यहां भी अगर सेटलमेंट नहीं हुई तो कब सीख चुके हैं और ये बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं ये तमाम प्लेयर्स, जिनको हम कहते हैं यार ये बड़ी लंबी क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी कि हालिया जो हमारे क्रिकेटर्स 2015 के बाद से आए हैं उनमें देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखते हैं और फिर टीमों की कारकर्दगी पर भी कुछ बात करते हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल जो ही सामने आता है तो वो भी रखते हैं। हसनैन, अभी तक भी देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर है और मुल्तान वहीं पर है जहां पर वो है। वो कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन लगता है कि वो वहीं पर रहेंगे, मुझे तो ऐसी तासुर मिल रहा है। लाहौर कलंदर्स की जो मजमूई परफॉर्मेंस आपको इस टूर्नामेंट में अभी तक नजर आ रही है, उसमें कहीं आपको शाहीन अफरीदी की बतौर कैप्टन
कोई झलक नजर आई कि यार इनकी कप्तानी की वजह से कोई ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस है या बुरी परफॉर्मेंस है? यार अनफॉर्चुनेटली ना इस वक्त आपके जितने भी कप्तान हैं, हालांकि मैं बहुत बड़ा क्रिटिक्स हूँ शादाब खान का, लेकिन मुझे शादाब के अलावा किसी की कप्तानी में कोई दमखम नजर नहीं आता, कोई आउट ऑफ नहीं, बॉक्स शादाब की नहीं होता। कप्तानी में शादाब उसकी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में उसकी कप्तानी का रोल है या उसकी फिर देखिए उसकी टीम कप्तानी ही का अच्छी है? उसकी कप्तानी का बहुत बड़ा रोल है ना। आप देखिए कि क्या मतलब जैसन- फैसले अच्छे करते हैं जैसन कि होल्डर जैसे वो बंदे भी हो। शाहीन की हमने क्रिटिसाइज किया शाहीन को कि वो ऊपर आकर खेल रहे हैं, शादाब भी ऊपर आकर खेलते ऊपर हैं। आके खेलते हैं, ऊपर आके खेलते हैं, लेकिन वो जिस बंदे का ड्यू मौका होता है ना उसको वहां पे देते हैं। मैं आज आपको एक बता देता हूँ, लाहौर कलंदर में अखलाक पीछे बैठे में। हाँ, बिल्कुल। अखलाक को आपने वो जो कौन सा था स्ट्राइक फोर्स, उसमें भी डाला, सारी चीजें हुई, कराची से आपने उसको लाहौर में शिफ्ट किया। नईम को आपने ट्रॉट में 4 मुकाबले दे दिए। यहाँ पे आसिफ अली को आपने सिर्फ एकोमोडेट नहीं करना था, ये आसिफ अली को बेसिकली एकोमोडेट किया गया। आसिफ आपको रन देते हैं, आप क्या पता यहाँ पे ओपनर चल जाओ, फ्लूका चल जाए, कल से तुम पक्के ओपनर हो। यहाँ पे बनता ये था कि आपने अखलाक को डालना था। अखलाक एक जेन्युइन ओपनर है, वो आके फखर जमान के साथ आपको वो स्टेबिलिटी भी देता, वो एग्रेशन भी देता, और वहां पे आके आपको अच्छा स्टार्ट भी मिलता। आसिफ अली का नंबर वही है सर, पांचवा नंबर है। आसिफ अली जब से इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्होंने छोड़ा है, वो पेशावर में गए, बाबर आजम की क़यादत में वो तबाह हुए। अब वो लाहौर में 5वां मैच आसिफ अली जैसे बंदे को मिल रहा है जो 2023 तक आपका फिनिशर था, इस मुल्क का सबसे बड़ा फिनिशर था, उसको चीयर किया जाता था। सो ये इसी तरह से प्लेयर जाया होते हैं कि जब आप कोई पिक कर लेते हैं उसके बाद आपको पता होता है नहीं उस वहां पे तो हमारे पास कोई फॉरेन पिक बहुत अच्छी है। सो कप्तानी की जहां तक आपने बात की है, मुझे शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी ना जब उन्होंने 2 PSL जीती थी उस वक्त इंप्रेसिव लग रही थी, और उस कप्तानी की बुनियाद पे उन्होंने, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे से इख्तलाफ करते हैं, मेरे प्रोग्राम में आते थे, वो कहते थे शाहीन बहुत अच्छा कप्तान है, लेकिन आपने देख लिया कि वो आयरलैंड में भी हारे, आपने देख लिया कि वो न्यूजीलैंड में भी हारे। जो बंदा अपनी बॉलिंग 2 चौकों के बाद संभाल नहीं सकता, वो पाकिस्तान टीम के 11 प्लेयर और पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम के जवाबात को किस तरह संभालेगा सर? कैसे संभालेगा यार, आप बताएं ना भाई। नहीं, इससे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है कि देखें, अगर आप अपने एटीट्यूड के अलावा टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इमोशंस आपके ऊपर आ जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं आपकी पर्सनालिटी पे, तो आप सही डिसीजन नहीं कर सकते। कप्तान होना चाहिए बिल्कुल कूल, जो जितनी भी प्रेशर सिचुएशन हो उसको अब्जॉर्ब करे अपने शोल्डर्स पे और दूसरे को रिलैक्स करने की कोशिश करे अपने प्लेयर्स को। देखिए, लेकिन उनके बारे में हम जो अभी हालिया सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं कि भाई उनके कुछ प्लेयर्स भी बताते हैं कि यार कुछ कैसी भी परफॉर्मेंस हो वो हमें कोई डांट डपट या बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं करते हमारे से कि यार ये तुमने क्यों कर दिया, रन नहीं किए, तुमने विकेटें नहीं ली है, तुम क्या कर रहे हो, ये वो कुछ भी नहीं करते। देखिए, दो एस्पेक्ट, लेकिन फैसले ठीक नहीं कर पा रहे। या तो आपकी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स टीम परफॉर्म कर रही है और उसके बाद एक आधी गलती हो जाए तो ये बात समझ में आती है। चलो मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करूं, लाहौर कलंदर्स को शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाना ठीक फैसला है? कोई और भी तो कैप्टन हो सकता है। देखिए अगर जो क्लोजनेस है ना उनकी ऑनर्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ, अगर उसको साइड पे रख दिया जाए, साइड पे रख दिया जाए, तो सिकंदर रजा के होते हुए शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना, मैं बीइंग अ प्रोफेशनल अगर मैं देखूं तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल डिसीजन। आप भाईजान आपसे मेरा यही सवाल है कि ठीक फैसला किया हुआ है लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाकर? ये एक गलत फैसला है। शाहीन शाह अफरीदी को आपने टेस्ट कर लिया, उन्होंने आपको कई PSL हराई भी, उसके बाद वो जितवाई भी, और लाहौर कलंदर के जो फैसले कप्तानी के हवाले से, वो याद है वो कौन सा होता था? सोहेल अख्तर होते थे, वो अब बेचारे गायब हो गए। उससे पहले भी कुछ इस तरह के कप्तान लाहौर कलंदर में रहे। लाहौर कलंदर के जो डिसीजंस होते हैं ना वो एट टाइम्स आपको समझ नहीं आते हैं। वो कोई सितारों की या चांद की टीम है, एट टाइम्स जब वो खेलते हैं तो इस तरह लगता है कि ये शायद दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है, लेकिन आज जो उन्होंने क्रिकेट खेली है दुनिया की सबसे वर्स्ट क्रिकेट खेली है। सो उनकी मैनेजमेंट के फैसले कलंदरू जैसे होते हैं, जिस कल आपने बात की थी ना, वो कलंदरू की तरह रिलाय करते हैं, बस ऊपर रब जो है उनके साथ दे देता है। कभी शाहीन भी उनको परफॉर्म करके दे देता है, कभी हारिस भी परफॉर्म करके दे देता है। एज फार एज शाहीन शाह अफरीदी इज कंसर्न, देखिए इनको कप्तान नहीं होना चाहिए। राइट नाउ उनको फोकस ये करना चाहिए कि उनकी बॉलिंग में जो डिप है वो किस तरह से उसको ठीक करेंगे। बनने के लिए तैयार हो रहे हैं और बन भी चुके हैं। मसला ये है कि इस वक्त आप कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स की मैं आपको एक और बात दूं, हसनैन लियाकत साहब वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी करने के लिए उनके सुसर साहब भागदौड़ करते रहे हैं, सबको पता है, और वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन बने भी, अभी भी वो इस दौड़ में शामिल हैं। वो किसी को टिकने भी नहीं देते किसी और कैप्टन को, क्योंकि वो उस दौड़ में शामिल हैं, बासर हैं। आप कह रहे हैं लाहौर कलंदर्स की कप्तानी तो बिना इस नजर का है ना हसनैन, जिसने उन्हें उचक लिया कि यार ये कप्तान मटेरियल है। मैं तो कहता हूँ कमाल उसने नजर का है, कोई शाहीन शाह अफरीदी का इतना कसूर नहीं है। वो तो बड़े यूनिटी के साथ खेल रहे थे बाबर की कप्तानी के अंदर, ये तो अचानक जब उनको बताया गया नहीं यार आप ज्यादा डिजर्विंग, आप ज्यादा डिजर्विंग, उसने नजर का इंतखाब भी तो देखा। आप वाकई में ये आपको पता है, सब लोगों को तो पता है कि यार इनकी तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी सब, ये ग्रुप था। ये कौन है जिसने कप्तानी वाला इनके अंदर वो शाहिद खान अफरीदी? अच्छा, चार डिफरेंट प्लेयर्स को ये मैसेज किया गया कि वापस आके
आपको कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया। आपने किसी को नहीं बताया। आपको हमने चूज कर लिया है, सबको बनाया, In the middle बताया of कि आप कैप्टन 4 हैं। बंदों को बताया, तो वहां पे कप्तान या फिर टीम की यूनिटी क्या काम हाँ एग्जैक्टली यार। देखिए ना, आप ये देखिए एक वक्त था टाइमलाइन। सब कहते थे यार इनकी बड़ी यूनिटी है, और ग्रुप था, हारिस रऊफ हो गए, शाहीन शाफरी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवानी, भाई एकदम चारों- रिबर्टल आ जाता था, सोचना मना है। जब इधर से बात होती थी कि हमने बाबर आजम को हटाना है, रिबर्टल आ जाता था, सोचना मना है हारिस रऊफ की जानिब से। है सोचना मना है से लेके मेरा मुंह ना खुलवाना तक हाँ, का। हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरमियान में Interesting ये जो जितने भी हमारे मैं बंद कमरे में बातें कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अब बात यहां तक पहुंची हुई है कि किसी को कैप्टन कोई बनता है तो उसे चलने भी नहीं देते, Exactly एक दूसरे को ऐसे ही। चलने भी नहीं देते। और देखिए आपके अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका टी20 का कैप्टन है उसकी अभी तक आपने शक्ल ही नहीं देखी बेचारे की यार PSL उसको में। क्यों नहीं खिला रहे? मतलब ये मेरे हिसाब से जहां पे चौथे नंबर पे सलमान अली शादाब आगा खान की बात हो रही है। शादाब खान को वो बेचते हैं, वहां पे अगर सलमान अली आगा को आप एडजस्ट करें तो वो मोर इनफ बैट्समैन है। इस्लामाबाद ने उनको लाया था। चले मैं एक इस्लामाबाद की सवाल वजह आपको से कर देता हूं। शादाब खान को उसका कैप्टन बना दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम में टी20 फॉर्मेट की कप्तानी कर रहे हैं, ओडीआई की कप्तानी भी उनको शायद दे दी जाए, और पाकिस्तान तो उनको कह रहा है ये दी जा सकती है। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को नहीं चाहिए था यार सलमान अली आगा को टी20 का कैप्टन बनाते, और पाकिस्तान बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड भी सर चाहे देखिए, उनकी प्राइवेट है सर लेकिन वो अबू बकर बात साहब, कह और आप सकता था। अभी जो बात कर रहे थे, आप अपनी बातों में सारे जवाबात दे रहे थे, आपको भी पता है, अबू बकर को भी पता है, शादाब की जगह पर सलमान अली आगा कैप्टन होने चाहिए। एक मिनट, शादाब खान आपकी क्रिकेट की एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, ठीक है, ड्यू टू सकलैन मुश्ताक। ये तमाम जो बड़े हैं वो शादाब यार, खान को उन्होंने कुछ नहीं प्रोटेक्ट कर किया रहे सकलैन हैं। मुश्ताक आप साहब, मेरी यार, एक बड़े बात अच्छे इंसान सुनिए, हैं यार। आप मेरी एक बात सुनिए कि 2 मैचेस में मार पड़ी है सुफियान मुकीम को, किस तरह आपने साइड पे कर दिया। मेहरान मुमताज एक ऐसा कैंडिडेट है जो आपकी टीम में आके परफॉर्म कर सकते हैं, आपने किस तरह उसको साइडलाइन पे कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में 6 टीमें हैं, आपको स्पिनर कितने नजर आते हैं? 2, एक शादाब खान, एक अबरार अहमद। उसामा मीर को भी मार पड़ी, और उनको पता है कि अबरार उनके लिए पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। अबरार जब भी इंटरनेशनल में आएगा तो अबरार उसी तरह से परफॉर्म करेगा जिस तरह से शादाब खान करते हैं। भाई आपकी क्रिकेट के साथ खुलेआम ज्यादती हो रही है, सिर्फ देखने वाली आंख है। इस वक्त आपको पूरे पाकिस्तान में 4-5 हफ्ते गुजरने रहे, उसके बाद पता चल जाएगा कि शादाब से अच्छा स्पिनर कोई नहीं है, शादाब से अच्छा कप्तान कोई नहीं है, शादाब से अच्छा बल्लेबाज कोई नहीं है, और उनको टी20 क्रिकेट में वाइस कप्तान भी इसी वजह से लाया गया। 1.5 साल ड्रॉप करने के बाद एकदम से वो टीम में आए और एज ए वाइस कैप्टन आए कि किसी तरह से आगा सलमान को बिल्कुल साइडलाइन पे किया जाए और शादाब खान को कप्तान बनाया जाए। यार ये मेरी समझ से बाहर हो गया है कि एक बंदा पाकिस्तान की अबू बकर साहब टी20 टीम की कप्तानी कर रहा है, उसको आप फ्यूचर कह रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में शादाब खान की कप्तानी में वो खेल रहे हैं, आप नहीं समझते कि शादाब खान की जगह पर सलमान अली आगा को होना चाहिए था, जैसे हसनैन भी कह रहे हैं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर शादाब की कैप्टनसी में इस्लामाबाद यूनाइटेड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, जो कि कर रही है, अगर लास्ट इवेंट की भी बात की जाए और इस वाले एडिशन की भी बात की जाए, उनका मोमेंटम नहीं टूटा अभी तक। आपने सलमान को मैसेज क्या दिया है मुझे बताएं? देखिए, मैं टी20 के कैप्टन को बाहर बैठा के आप उसे मैच ना देके उसे क्या बता रहे हैं ये आप? प्रोफेशनलिज्म है लुकमान, मैं ये समझता हूँ ये प्रोफेशनलिज्म है। अगर आप नेशनल टीम का कैप्टन रोहित शर्मा को बनाते हैं, नहीं, पाकिस्तान टीम से, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से बड़ी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। नहीं, अपने कॉम्बिनेशन की बात होती है। आपका एक विनिंग कैप्टन है, आपका पीएसएल का चैंपियन कैप्टन है, आप उसको नहीं हटा सकते अनटिल एंड अनलेस उसकी कप्तानी में कोई फ्लॉज हो। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, और दोनों मेरे ख्याल से एक ही करियर इनका गठे स्टार्ट हुआ है, कोई ऐसा भी नहीं है कि सीनियरिटी या जूनियर का कोई इशू हो। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये ठीक डिसीजन था। सही हो गया। पॉइंट्स टेबल देखते हैं जी, प्ले करें पॉइंट्स टेबल और देखते हैं कि आज के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल कहां पर कौन पहुंचा है। पेशावर ज़ल्मी अभी तक चौथे नंबर पर मौजूद है और उसके 4 पॉइंट्स हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वें नंबर पर है 2 पॉइंट्स के साथ। मुल्तान सुल्तान अभी तक भी वहीं पर है जहां पर है, मुझे लगता है शायद ये भी यहीं पर ही रहेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर है। लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर है 4 पॉइंट्स के साथ। कराची किंग्स इस वक्त दूसरे नंबर पर है, 8 पॉइंट्स ही हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले पर है। ठीक है, कल के मैच पर कुछ बात कर लें। हसनैन साहब, कल मैच होने जा रहा है सर, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स पॉइंट्स टेबल आपके सामने, टीमों की परफॉर्मेंस आपके सामने, आपने देख ली सर। मुझे ये बताएं कल कैसा मैच होने जा रहा है? देखिए कल 2 बड़ी चेंजेस आपको नजर आएंगी। ऐसे नहीं बताना जैसे आपने आज के मैच के हाँ, बारे अब में तो कह दिया। देखिए, अब तो तकिए नहीं कर सकते, बड़े अब तो तकिया ही नहीं कर सकते सर। अब इस्लामाबाद के अलावा ना हम किसी पेशावर टीम पे में तकिया ही नहीं कर लाहौर की सकते। जीत का चांद नजर आ गया। हाँ, नहीं उस तरह तो तजिया ही नहीं करना सर। मैं कहता हूं कि मैंने तौबा कर ली है कि इस्लामाबाद के अलावा किसी टीम के ऊपर आप तकिया नहीं कर सकते इस पीएसएल में। कल 2 बहुत बड़ी चेंजेस मैं देख रहा हूं। एक तो यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में मार्क चैपमैन की शमूलियत हो सकती है। मार्क चैपमैन के साथ उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा, कौन से फॉरेन प्लेयर को वो ड्रॉप करेंगे, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन कराची के लिए गेम पड़ चुकी है। केन विलियमसन जब से लाहौर में पहुंचे हैं, अब कराची को ये लाले पड़े हुए हैं कि वो ड्रॉप किसको करें। टिम साइफर्ड हैं, डेविड वार्नर हैं और जेम्स विंस हैं। अब तीनों ऐसे प्लेयर हैं जिनको वो ड्रॉप नहीं कर सकते। साइफर्ड ऊपर से एग्रेशन दिखाते हैं, वार्नर उनके कप्तान हैं,
शान मसूद तो वैसे ही बाहर बैठे हुए। मैं हाँ, फॉरेन हाँ। कैटेगरी की बात कर रहा हूं कि फॉरेन में 3 प्लेयर आपको कंपल्सरी खिलाने होते हैं, वो तीनों ही उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और तीनों ही फॉर्म में। आप साइफर्ट की अगर फॉर्म नहीं भी लगी हुई तो साइफर्ट का जो एग्रेशन है उससे आप जो है वो नहीं कह सकते, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते कि साइफर्ट का जो एग्रेशन है वो ठीक नहीं है। लेकिन केन विलियमसन को कहां पे एडजस्ट करना है, दैट विल बी वेरी बिग। मेरा ख्याल है कि फैसला होगा डेविड वार्नर के लिए कि वो क्या फैसला करते हैं। डेविड वार्नर को, वार्नर बहुत बड़े कप्तान है सर, आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं इस वक्त कराची किंग्स की। स्टैट्स देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के मैच में दोनों के पास क्या स्ट्रेंथ है, कौन अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि दोनों की टीमों की तरफ से। बैट बॉलर की बात करें, सऊद शकील साहब आ गए हैं, मैचेस हैं इनके 3, रन हैं इनके 93। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान भी, एवरेज इनकी 46 की है, स्ट्राइक रेट इनका 109 का है, 150 भी कर रखी है, लेकिन उसके बाद पता नहीं इनको क्या हुआ है। आप देखिएगा इनके बॉलर अबरार अहमद इनके पास हैं जी, मैचेस इनके 3 हैं, ओवर्स इनके 12 हैं, विकेट्स इनके 7 हैं, 9 की इकोनॉमी है। अबरार साहब भी क्या कर रहे हैं, 7 विकेटें हैं इनकी। अब आपके सामने रखते हैं कराची किंग्स के कुछ बैटर्स और बॉलर्स। बात करेंगे, अभी हसनैन इनकी बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं जेम विंस और बहुत ही अच्छे मैचेस खेले इन्होंने। मैचेस इनके 5 हैं, रन इनके 186 हैं, एवरेज इनकी 37 है, स्ट्राइक रेट इनका 172 का है, 150 एक सेंचुरी की है, यानी कि इस टूर्नामेंट में जो अच्छे परफॉर्मर हैं उनमें इनका शुमार होता है। और बॉलर दिखाएं जी, कौन है, हसन अली हैं, हसन अली मैचेस इनके 5 हैं, ओवर्स इनके 20 हैं, विकेटें इनकी 10 हैं, इकोनॉमी इनकी 8 की है। और जो वो बॉलर जो इस टूर्नामेंट में अच्छी विकेटें ले रहे हैं, ज़्यादा विकेटें ले रहे हैं, उनमें हसन अली साहब का भी शुमार होता है जी। अबू बकर आप कमेंट करें सर, दोनों टीमें आपके सामने हैं, कैसा मैच होने जा रहा है, कौन जीतेगा आपके ख्याल में? देखिए, अगर ग्राउंड बेस की बात की जाए तो कोयटा हसन कह रहे हैं चेंजेस, कराची के लिए चेंजेस का चैलेंज है। देखिए, मेरे ख्याल से अगर केन विलियमसन आ गए, ऑल्दो कि आपने जिस तरह बात की, बहुत बड़ा नाम है, नाम के पीछे नहीं जाना चाहिए, उनको थोड़ा सा टाइम दें। उन्होंने ही जस्ट लैंडेड 2 डेज बैक, उनको थोड़ा सा जेलिन होने का मौका दें, अपनी जितना भी उनका जो डग आउट है प्लेयर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाने का। एक आधा मैच कराची की अभी कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि उनको बिठाएं जरा, कॉम्बिनेशन के देखिए साथ यार जाना चाहिए। क्या कैसा मौसम है पाकिस्तान का, जरा मौसम देखना है उनको। अच्छा हसनैन कमेंट करें, जीतेगा कौन? सर मेरे हिसाब से कराची जी सर। लुकमान, आखिरी दोनों मैचेस कोयटा हारा हुआ है, तो आई विल स्टिल गो विद कोयटा, ऑल्दो कि उनकी जो स्ट्रीक है वो हारने की तरफ है, लेकिन कोयटा कल अगर बाउंस बैक करेगा और ये अच्छा है टूर्नामेंट। बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत, अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद थे। आज के मैच पर बात की है। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर में लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।